हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न बुद्धि से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। इसका सही आंसर है गाल्टन ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन है। इसका सही आंसर है बकिंघम का। अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन है। इसका सही आंसर है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसका सही आंसर है अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है पाठ्यक्रम का। अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कथन है। इसका सही आंसर है टर्मेन का। अगला प्रश्न है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ये हैं अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर हो सकते हैं। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को बीने, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत को भी स्पीयरमैन ने दिया था। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत को थर्स्टन ने दिया था।
वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत को जी थॉमसन ने दिया था। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट और बर्नन ने दिया। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जे.पी. गिलफोर्ड ने दिया। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आर.वी. केटल ने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया। त्रितत्व सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। बुद्धि का पास मॉडल जे.पी. दास ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया। जी.एस. कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने और जी.एस. फैक्टर के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या जी.एस. फैक्टर ये स्पीयरमैन ने दिया है। इसके अनुसार बुद्धि में एक जी फैक्टर जिसे जनरल एबिलिटी कहते हैं और दूसरा एस फैक्टर होता है जिसे विशिष्ट या स्पेसिफिक योग्यता कहते हैं। त्रिखंड सिद्धांत, इसमें जी और एस कारक में समान रूप से विद्यमान होता है। बहुकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इसके अनुसार किसी भी मानसिक क्रिया को करने में ऐसे छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है केटल का सिद्धांत तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसका सही आंसर है इसको केटल तथा हार्ड ने दिया था। अगला प्रश्न है सम्मिलित सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत को गिलफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न है 120 कारक सिद्धांत बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, ये गिलफोर्ड ने दिया था। आगे के प्रश्न बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड हैं। बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत भी शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण आते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत भी शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण आते हैं। क्वेश्चन है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसका सही आंसर है आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, ये दोनों ही सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं। अगला प्रश्न है सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसके अंतर्गत आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो अशाब्दिक टेस्ट आते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कहा जाता है। इसका सही आंसर है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है प्रथम विश्व युद्ध से। अगला प्रश्न है ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है अशाब्दिक परीक्षण या निष्पादन परीक्षण। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। इस कॉलम में बुद्धि लब्धि वर्ग और इस तरफ बुद्धि वर्ग दिया हुआ है। जिसकी IQ 140 से अधिक होती है वो लोग प्रतिभाशाली होते हैं। 120 से 140 IQ तक के लोग प्रखर बुद्धि के होते हैं। 110 से 120 IQ तक के लोग उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं। 90 से 110 बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि होती है। 80 से 90 तक मंद बुद्धि, 70 से 80 तक निर्बल बुद्धि, 50 से 70 तक मूर्ख बुद्धि, 25 से 50 तक मूढ़ बुद्धि और 25 से नीचे जड़ बुद्धि वाले आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोग 90 से 110 सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि लब्धि मापन विधि। क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। इसका सही आंसर है 1905 में बीने द्वारा। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर है टर्मेन ने। बुद्धि लब्धि इज इक्वल्स टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। जैसे
अगर किसी बालक का मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर 125 आएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास की होती है वे माने जाते हैं। इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, शैक्षिक लब्धि का सूत्र। शैक्षिक लब्धि इज इक्वल्स टू शिक्षा आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। उपलब्धि लब्धि इज इक्वल्स टू ज्ञान आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100। अगला प्रश्न है, औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि 90 से 110 IQ के बीच में। अगला प्रश्न है, CAVD परीक्षण का निर्माण किया है। इसका सही आंसर है थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है PPT। अगला प्रश्न है, PPT का अर्थ है। इसका सही आंसर है पेपर पेंसिल टेस्ट। अगला प्रश्न है, बुद्धि है। इसका सही आंसर है ज्ञानार्जन क्षमता, विचार क्षमता और अनुभव क्षमता। अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं। इसका सही आंसर है बीने, टर्मन और स्टर्न। अगला प्रश्न है, एडवर्ड ली थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। इसका सही आंसर है अमूर्त। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है। इसका सही आंसर है समय, धन और श्रम की। अगला प्रश्न है, बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। इसका सही आंसर है थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसका सही आंसर है जीन प्याजे ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। यह कथन है। इसका सही आंसर है बोरिंग का। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता हैं। इसका सही आंसर है थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता हैं। इसका सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। इसका सही आंसर है सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल ठोस मॉडल दिया था। इसका सही आंसर है कैटल ने। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही आंसर है 25 से कम। अगला प्रश्न है, क्रिया परीक्षण समूह देन है। इसका सही आंसर है भाटिया की। अगला प्रश्न है, सामूहिक समूह परीक्षण देन है। इसका सही आंसर है डॉक्टर जे मोरे का। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। इसका सही आंसर है JP गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता हैं। इसका सही आंसर है थर्स्टन। अगला प्रश्न है, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता हैं। इसका सही आंसर है बर्नन। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है। ये मत है। इसका सही आंसर है लेवेटर का। अगला प्रश्न है, IQ को परिभाषित किया था। इसका सही आंसर है विलियम स्टर्न ने। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में समय अधिक लगता है। इसका सही आंसर है व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, धन की बचत होती है। इसका सही आंसर है सामूहिक परीक्षण में। अगला प्रश्न है, मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने कहा है। इसका सही आंसर है गामक या यांत्रिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है पास एलोंग परीक्षण के नाम से। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि एक सूचकांक है। इसका सही आंसर है मानसिक विकास की दर का। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है। इसका सही आंसर है उत्कृष्ट बुद्धि। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है। इसका सही आंसर है विशिष्ट बुद्धि। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक बताता है।
इसका सही आंसर है बहुखंड का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता है। इसका सही आंसर है एक इकाई के रूप में। अगला प्रश्न है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया? इसका सही आंसर है स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक कौन था? इसका सही आंसर है थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, बालक गणित और विज्ञान में आगे है जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में, क्यों? इसका सही आंसर है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है। इसका सही आंसर है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर है गाल्टन को। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। इसका सही आंसर है बिने तथा साइमन ने। अगला प्रश्न है, जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका सही आंसर है स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर है बीने ने। अगला प्रश्न है, आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर है बीमारी, पारिवारिक समस्या और भाषा भिन्नता। अगला प्रश्न है, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? इसका सही आंसर है गिलफोर्ड के द्वारा। आगे के प्रश्न अभिवृद्धि एवं विकास से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन है, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। ये कथन सोरेनसन का है। परिवर्तन दो तरीके से होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। वृद्धि आकार, संख्या, भार, स्थिति प्रकार में होती है, जबकि विकास मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा संवेगात्मक होता है। विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास में परिवर्तन होते हैं। इसका सही आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर है चॉम्स्की ने। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है कोलबर्ग। अगला प्रश्न है, विकास होता है। इसका सही आंसर है वर्तुलाकार। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये वंशानुगत, जैविक, पर्यावरणीय और शारीरिक कारक होते हैं। वंशानुगत कारक के अंतर्गत जीन्स और गुणज होते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत शारीरिक ढांचा, तंत्रिका तंत्र और ग्रंथियां आती हैं। वातावरणीय कारक के अंतर्गत गर्भ के अंदर का वातावरण और जन्म के बाद का वातावरण आता है। शारीरिक कारक के अंतर्गत पोषण, दिनचर्या, निद्रा एवं विश्राम, व्यायाम, खेलकूद और मनोरंजन इत्यादि आते हैं। वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रॉयड ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्याजे ने दिया था। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था और नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। इसका सही आंसर है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य है। इसका सही आंसर है संवेग। विकास की 5 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था और 5वां है प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास है। इसका सही आंसर है एक दूसरे के पूरक। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है।
इसका सही आंसर है बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा। अगला प्रश्न है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है विकास। अगला प्रश्न है वर्तमान में मनोविज्ञान है। इसका सही आंसर है व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है। इसका सही आंसर है 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करने में। अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है जबकि विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है जबकि विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, विकास एक निश्चित दिशा में होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता जबकि विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है जैसे ऊंचाई और भार को सीधे मापा जा सकता है जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है जैसे बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता। अगला प्रश्न है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर है जन्म से पूर्व से या गर्भावस्था से। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है सेंसरी स्टेज, ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 वर्ष और उससे अधिक की आयु में होता है। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि है। इसका सही आंसर है एक जैविक क्रिया। अगला प्रश्न है विकास के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है अधिगम और वातावरण। अगला प्रश्न है शरीर की लंबाई बढ़ाना है। इसका सही आंसर है अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है पीनियल ग्रंथि से विकास होता है। इसका सही आंसर है मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है विकास के कितने पक्ष हैं। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है परिपक्व काल का समय होता है। इसका सही आंसर है 9 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। इसका सही आंसर है अत्यंत तीव्र गति। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि है। इसका सही आंसर है एकांगी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है विकास है। इसका सही आंसर है बहुमुखी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। इसका सही आंसर है हाथ और पैर पर। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इसका सही आंसर है पियाजे। अगला प्रश्न है विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है एरिक एरिक्सन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।